वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का 10 चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बारे में। वास्तव में कंपन तल ध्रुवण तल किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो आज का हमारा कंटेंट है कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बारे में है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में। ठीक है, कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में देखेंगे। कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई किस तरीके से ये बनता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो कंपन तल और ध्रुवण तल के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, यहाँ पर बता रहे, देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन या फिर अनुप्रस्थ कंपन की बात करें, तथा प्रकाश की संचरण के लिए दिशा दोनों ही स्थित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? स्थित होते हैं भाई, स्थित होते हैं। क्लियर? तो कंपन तल कहलाता है। ये क्या तल कहलाता है? कंपन तल कहलाता है आप लोगों का। कंपन तल कहलाता है, ये आप लोगों का कंपन तल कहलाता है। तो कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बेस पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन तथा प्रकाश के संचरण की दिशा में दोनों ही स्थित होते हैं, कंपन तल कहलाता है। ठीक है, अगर चित्र की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर देखें, अगर डायग्राम के बेस में यहाँ पर हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से देखना चाहते हैं, इस तरीके से प्रकाश संचरण के लिए मान लेते हैं कि ये, ठीक है, इस तरीके से है आप लोगों का प्रकाश संचरण के रूप में, ये P और Q के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का एक छोटा सा है, इस तरीके से ABCD के रूप में है। क्लियर? तो उसी PQ प्रकाश की संचरण की दिशा के लिए बोल रहा है। ABCD का कंपन तल है ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? कंपन तल कहलाएगा। क्लियर? तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में देखिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश से। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन या फिर अनुप्रस्थ कंपन में तथा प्रकाश के संचरण की दिशा के लिए, इसमें देखिए किसके लिए? प्रकाश के संचरण की दिशा के लिए दोनों ही स्थित होते हैं। दिशा के लिए क्या होते हैं? दोनों ही यहाँ पर स्थित होते हैं भाई। देखिए, दोनों के लिए क्या होते हैं? दोनों ही स्थित होते हैं यहाँ पर। ये आप लोगों के क्या हो जाएगा? दोनों ही स्थित होते हैं। तो कंपन तल कहलाता है। ये आप लोगों का क्या तल कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। तो कंपन तल के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि कंपन तल एवं जो ध्रुवण तल होता है वो किस तरीके से होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन तथा प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होते हैं, कंपन तल कहलाता है। तो इस चित्र की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ में देखते हैं कि PQ प्रकाश के संचरण की दिशा तथा ABCD कंपन तल है। प्रकाश की दिशा तथा क्या होती है? ABCD क्या होती है भाई? कंपन तल होती है। जो ABCD होती है वो क्या होती है? कंपन तल की दिशा में होती है। तो इस चीज़ को हम लोग कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को कवर अप कर सकते हैं कि
जैसे हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन तथा प्रकाश की संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपन तल बोलते हैं। तो ये PQ प्रकाश की दिशा में जो संचरण की दिशा होती है वह ABCD कंपन तल के अंतर्गत आती है। क्लियर। तो जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंपन तल क्या होती है या ध्रुवण तल क्या होती है, तो कंपन तल और ध्रुवण तल के बेस में आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन इसका आप लोग कर सकते हैं, इस तरीके से इसको आप लोग को परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर। आगे का कंटेंट को देखते हैं हम लोग। ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को देखते हैं। ध्रुवण तल वास्तव में क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है वो है ध्रुवण तल। वास्तव में ध्रुवण तल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो चलिए इस ध्रुवण तल के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्रुवण तल, ठीक है। तो ध्रुवण तल क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। ध्रुवित प्रकाश में देखिए ध्रुवित प्रकाश में वह तल देखिए ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश की संचरण के लिए, देखिए यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण के लिए, जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो तथा कंपन तल के लंबवत हो तथा कंपन तल के लंबवत हो। क्लियर। ध्रुवण तल कहलाता है। क्या तल कहलाता है भाई, ध्रुवण तल कहलाता है। ये आप लोगों को क्या तल कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है, ठीक है। तो ध्रुवण तल के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा, ठीक है। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल, कोई भी आप लोगों के ध्रुवित प्रकाश इस तरीके से जो आप लोगों को प्रकाश के लिए इस तरीके से आ रहा है भाई, इस तरीके से प्रकाश संचरण के बेस पे, यहाँ से प्रकाश स्रोत के बेस पे है आप लोगों के पास, इस तरीके से प्रकाश स्रोत से यहाँ पर आप लोगों को ध्रुवित प्रकाश, ये देखिए ये आप लोगों के ध्रुवित प्रकाश के बेस पे है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल, क्लियर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा, देखिए ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो, तथा कंपन तल के लंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। क्या तल कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। तो यहाँ पर कंपन तल की क्या होती है, लंबवत होती है भाई। इस तरीके से ये लंबवत होगी तो 90 डिग्री के बेस पे ये बनेगा आप लोगों के, यहाँ पर क्या हो, लंबवत हो, यहाँ पर ये आप लोगों की लंबवत हो। क्लियर। तो ध्रुवण तल के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो तथा कंपन तल के लंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो तथा कंपन तल के लंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश की संचरण की दिशा स्थित होती है तथा कंपन तल के लंबवत होती है, ध्रुवण तल कहलाता है। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसके अंतर्गत हमारे पास प्रकाश की संचरण की दिशा, देखिए यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट कीजिए, प्रकाश की संचरण की दिशा, इस चीज को पॉइंट आउट कीजिए भाई। प्रकाश की संचरण की दिशा क्या होती है भाई, स्थित होती है, और क्या होती है, कंपन तल की क्या होती है, लंबवत होती है। कंपन तल की क्या होती है भाई, लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री के बेस से जो लंबवत होती है मतलब वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मूवमेंट करता है, तो वो क्या एंगल कहलाता है आप लोगों का, ध्रुवण तल कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंटेंट में फर्स्ट कंटेंट में हम लोग कंपन तल के बारे में जाने थे और यहाँ पर हम लोग जान लिए ध्रुवण तल के बारे में। तो कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में आप लोग यहाँ से जान गए कि कंपन तल क्या होती है और ध्रुवण तल क्या होती है। यहाँ से आप लोग दो चीज को देख लिए भाई कि कंपन तल क्या होती है, ध्रुवण तल क्या होती है। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित होती है तथा कंपन तल की क्या होती है, लंबवत होती है, ध्रुवण तल कहलाती है। आगे का कंटेंट को देखते हैं भाई। अब आगे का कंटेंट हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति। आगे का हमारा कंटेंट क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति। तो समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वास्तव में किस तरीके से होता है। तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से।
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति के लिए हम इसका कंटेंट को 1 बाय 1 करके यहाँ से करते हैं भाई। देखिए तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, क्लियर, यहाँ से देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियां हैं। कि निम्नलिखित विधियां यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियां हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की हमारे पास निम्नलिखित विधियां हैं। तो इनकी विधियां का 1 बाय 1 करेंगे। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित विधियां हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि ध्रुवित प्रकाश, देखिए ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियां हैं। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि हैं उसका 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं भाई। तो पहला परावर्तन द्वारा ध्रुवण होता है। पहला क्या होता है? परावर्तन द्वारा ध्रुवण होता है। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियां के अंतर्गत है यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। तो पहला परावर्तन द्वारा ध्रुवण होता है। पहला यहाँ पर ये टाइपिंग होकर यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो कंटेंट होता है वो होता है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। तो पहला हम लोग ये चीज़ देखेंगे, परावर्तन द्वारा ध्रुवण किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखेंगे। परावर्तन द्वारा ध्रुवण, पहला हम लोग देखेंगे परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ये परावर्तन द्वारा ध्रुवण किस तरीके से होती है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखेंगे। उसके बाद सेकंड कंटेंट के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे। सेकंड कंटेंट के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे, परावर्तन के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे, ठीक है हम लोग। दूसरा हम इस चीज़ को परावर्तन के माध्यम से करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भाई, परावर्तन द्वारा, ठीक है। थर्ड कंटेंट को हम लोग किसके द्वारा करेंगे भाई, फर्स्ट को तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण कर दिए, उसके बाद परावर्तन द्वारा करेंगे। थर्ड को हम लोग करेंगे भाई अपवर्तन द्वारा। थर्ड को हम लोग किसके द्वारा करेंगे भाई, तो थर्ड को हम लोग करेंगे यहाँ पर अपवर्तन द्वारा। थर्ड को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं भाई अपवर्तन द्वारा। तो थर्ड को कर देते हैं अपवर्तन द्वारा। और चौथा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग द्वि अपवर्तन द्वारा करेंगे। चौथा हम लोग किसके द्वारा करेंगे, तो चौथा है हम लोगों का द्वि अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा। चौथा हम लोग करेंगे वो हो जाएगा द्वि अपवर्तन द्वारा। और पांचवा हम लोग करते हैं भाई, पांचवा कंटेंट के बेस पे हम लोग करते हैं वो द्विवर्णता द्वारा करेंगे। पांचवा जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग द्विवर्णता द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता द्वारा। तो पांचवा को हम लोग करेंगे द्विवर्णता द्वारा। और छठा को हम लोग करेंगे प्रकीर्णन द्वारा। छठा को हम लोग करेंगे प्रकीर्णन द्वारा, ठीक है। तो चलिए प्रकीर्णन के द्वारा हम लोग इसको 6 को करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखिए इस प्रकाश उत्पन्न करने की कितने विधियां हो गई। तो पहला परावर्तन द्वारा इसका ध्रुवण करेंगे, दूसरा परावर्तन केवल परावर्तन द्वारा करेंगे, तीसरा अपवर्तन द्वारा करेंगे, फिर द्वि अपवर्तन द्वारा करेंगे, फिर द्विवर्णता द्वारा करेंगे, फिर प्रकीर्णन के द्वारा करेंगे। तो चलिए प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन लाइट को हम लोग निम्न कंटेंट के बेस पे करते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सन 1808 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री मैलस ने सन 1808 में, ठीक है 1808 में, ठीक है, सन 1808 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री मैलस ने पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है, क्लियर। तो यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं सन 1808 में, ठीक है, सन 1808 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, फ्रांस के हैं इन्होंने, फ्रांस के भौतिकी शास्त्री हैं, नाम क्या है देखिए, फ्रांसिस भौतिकी शास्त्री, फ्रांसिस भौतिकी शास्त्री, फ्रांसिस भौतिकी शास्त्री, फ्रांसिस भौतिकी शास्त्री, फ्रांसिस भौतिकी शास्त्री मैलस, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री मैलस ने पाया कि जब साधारण प्रकाश देखिए यहाँ पर मैलस ने पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है, कांच आदि के पृष्ठ से क्या होता है, परावर्तित होता है। तो यहाँ पर लिखोगे कांच, ये इससे क्या होता है, कांच के पृष्ठ से क्या होता है, पृष्ठ से परावर्तित होता है, कांच के पृष्ठ से यहाँ से क्या होता है भाई, परावर्तित होता है। तो कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो आंशिक रूप से क्या होता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। तो वह आंशिक रूप से क्या होता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे तो वह आंशिक रूप से क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है।
तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो सन 1808 में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री मैलस ने पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। सन 1811 में इसके बाद देखिए ब्रूस्टर ने सन 1811 में, ठीक है, सन 1808 के बाद मतलब 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद देखिए 3 साल बाद सन 1811 में 1811 में सन 1811 में ब्रूस्टर ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया इसका। किसने? किसमें? सन 1808 में। ये तो आप लोगों का 1808 की बात है, ये सन 1811 की बात है। 1811 में ब्रूस्टर ने, किसने? ब्रूस्टर ने, ब्रूस्टर का नियम आता है देखना इसका। ब्रूस्टर ने विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया। ब्रूस्टर ने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उन्होंने ज्ञात किया कि आपतन कोण के मान को, उन्होंने ये ज्ञात किया कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को, किसके मान को बढ़ाने पर? आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा, आपतन कोण की मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब पोलराइजेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिखोगे कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, किसके मान को बढ़ाने पर भाई? आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। आपतन कोण को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सन 1808 में फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री मैलस ने पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। सन 1811 में ब्रूस्टर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने ज्ञात किया कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, देखिए यहाँ पर आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, क्लियर, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश, देखिए आपतन कोण के लिए एक विशेष मान के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं परावर्तित प्रकाश। किसके लिए देखते हैं? परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है? समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है भाई? तो समतल ध्रुवित हो जाता है। क्लियर? तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। आपतन कोण के इस मान को देखिए, आपतन कोण के इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण, आपतन कोण के इस मान को देखिए, आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर कोण कहते हैं। आपतन कोण के इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण कोण बोलते हैं या फिर ब्रूस्टर कोण कहते हैं। आपतन कोण के इस मान को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर कोण कहते हैं। आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को, किसको? आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, जिसके लिए प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है भाई। क्या कोण कहलाता है? ध्रुवण कोण कहलाता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण या फिर क्या कहते हैं? ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो आपतन कोण के इस मान को, आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण या क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर कोण कहते हैं। मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रूस्टर्स एंगल्स, मतलब ब्रूस्टर्स एंगल्स कहते हैं। आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश, अब यहाँ पर देखिए एक और कंटेंट को देखिए, आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए आप लोगों का परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है? समतल ध्रुवित हो जाता है। तो इसको हम लोग ध्रुवण कोण कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कोण कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस सन 1808 में जब फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री मैलस ने यह पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। सन 1811 में ब्रूस्टर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उन्होंने ज्ञात किया कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश
प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहते हैं उस चीज को, हम लोग उस चीज को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ये आप लोगों के कंपन तल और ध्रुवण तल से रिलेटेड था। आप लोगों के किससे रिलेटेड था, ये कंपन तल और ध्रुवण तल से रिलेटेड था। तो सर्वप्रथम आप लोगों के जो फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री मैलस ने सन 1808 में इस चीज को बताया था। उसके बाद सन 1811 में ब्रूस्टर ने इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उन्होंने ज्ञात करके ये बताया कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर जो ध्रुवण की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग ये चीज देखते हैं कि आपतन कोण के विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं, आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने दो चीज और दो कंटेंट को पढ़ा। क्लियर, आगे का कंटेंट को देखते हैं। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि वास्तव में अपवर्तन द्वारा जो आप लोगों की जो ध्रुवण होती है वो किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो जब कांच की समांतर सतहों वाली, यहाँ पर देखिए अपवर्तन द्वारा ध्रुवण को हम लोग देखते हैं, किसके द्वारा ध्रुवण को देखते हैं, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण को देखते हैं। वास्तव में ये किस तरीके से होती है, इस चीज को चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। तो अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के माध्यम से हम लोग ये चीज को देखते हैं। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के माध्यम से जब कांच की समांतर सतहों वाली, जब कांच की समांतर सतहों वाली किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश, किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, ध्रुवण कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। जब कांच की समांतर सतहों वाली, जब कांच की समांतर सतहों वाली किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, किस पर आपतित होती है भाई, ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से, तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल न होकर के, परावर्तित प्रकाश, यहाँ पर देखिए इस चीज को देखिए, इस कंटेंट को देखिए भाई, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित न होकर के, समतल न ध्रुवित होता है और ना ही अपवर्तित होता है, समतल ध्रुवित होता है ना ही अपवर्तित होता है, या निर्गत प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। यहाँ पर जो निर्गत प्रकाश होता है वही आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है भाई। इस कंटेंट को देखिए, यहाँ पर जो निर्गत होता है वही प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के बेस पे इस चीज को देख रहे हैं कि जब कांच की समांतर सतहों वाली किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल न ध्रुवित होती है और न ही अपवर्तित होती है, बल्कि निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, आंशिक रूप से क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। तो इस कंटेंट को हम लोग किसके अंतर्गत देख रहे हैं, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के अंतर्गत देख रहे हैं। वास्तव में अपवर्तन द्वारा जो ध्रुवण होता है वो किस बेस पे होता है, तो जब कांच की समांतर सतहों वाली किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल न ध्रुवित होता है। देखिए, पूर्णतः क्या होता है, समतल न तो ध्रुवित होता है। तो जब प्रकाश की समांतर सतहों वाली किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल न ध्रुवित होता है, न ही अपवर्तित होता है, बल्कि निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है भाई। अतः अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर इस कंटेंट को देखिए भाई, अतः अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए समांतर सतहों वाली कांच पर, समांतर सतहों वाली कांच पर, यहाँ पर देखिए, समांतर सतहों वाली कांच की कई प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। कई प्लेट रहते हैं, एक के बाद एक के ऊपर उस पर क्या रखा जाता है, रखा जाता है। तो समांतर सतहों पर इस तरीके देखिए समांतर सतहों वाली कांच की कई प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। एक दूसरे के क्या रखा जाता है भाई, ऊपर रखा जाता है। एक दूसरे के कहां पर रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। इस संयोजन को प्लेटों का समुदाय कहते हैं। इस संयोजन को क्या कहते हैं, प्लेटों का समुदाय कहते हैं। इस संयोजन को प्लेटों का समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के बेस में हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि जब कांच की समांतर सतहों वाली किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल न ध्रुवित होता है और न ही आप लोगों का अपवर्तित होता है, बल्कि यह निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। अतः अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, समांतर सतहों वाली कांच की कई प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इस संयोजन को प्लेटों का समुदाय कहते हैं। आप एक से
अधिक रहता है किसी भी तो समुदाय है वहां पर इसका समुदाय है, निकाय का समुदाय है, आवेशों का समुदाय किस तरीके से होता है ना, तो एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर उसको क्या बोला जाता है, समुदाय बोला जाता है। ठीक है, तो इस संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटों का समुदाय बोलते हैं, पेल ऑफ प्लेट्स बोलते हैं। और जब अध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर कंटेंट में देखिए, जब अध्रुवित प्रकाश प्रथम प्लेट के ध्रुवण कोण पर होता है। क्लियर, तो चलिए इस चीज को देखते हैं भाई। जब अध्रुवित प्रकाश प्रथम प्लेट के, क्लियर, जब अध्रुवित प्रकाश, देखिए पढ़ाई इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है भाई कि देखिए पेन भी कांप रहा है भाई। ठीक है, कितना पढ़ा रहा है बोल के। ठीक है, इसलिए पढ़ाई ऐसे करो कि भाई सामने वाला भी देखकर आपको कहे। ठीक है, तो जब अध्रुवित प्रकाश प्रथम प्लेट की, इसको भी ठंड लग रही है, अब देखिए इस पेन को भी, इलेक्ट्रिकल पेन है फिर भी इसको भी ठंड लग रही है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को देखते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश प्रथम प्लेट के ध्रुवण कोण पर जब इस चीज को क्या किया जाता है, उस पर डाला जाता है, उस पर आरोपित किया जाता है, तो अध्रुवित प्रकाश का वह घटक, देखिए, तो अध्रुवित प्रकाश का वह घटक जिसके कंपन आपतन तल के, देखिए जिसके कंपन आपतन तल के अभिलंबवत होते हैं, उसके क्या होते हैं, इस तरीके से अभिलंबवत होते हैं, मतलब उसके लंबवत इस तरीके से रहते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज को देखते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश का वह घटक जिसके कंपन आपतन तल के अभिलंबवत होते हैं, समांतर सतहों से परावर्तित होकर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। यहाँ से देखिए क्या उत्पन्न करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करता है भाई, उत्पन्न करता है। क्लियर, तो इस चीज को देखिए। जब अपवर्तन द्वारा हम लोग ध्रुवण को देखते हैं, तो जब कांच की जो समांतर सतहों वाली जो किसी प्रकार के प्लेट होते हैं जो कि अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण के साथ संपन्न करती है, तो उसके साथ जब वह लंबवत और रेखावत चलती है तो उसके साथ प्रकाश के साथ वह ध्रुवण होती है जो कि समांतरित होती है। तो उस कारण उसकी जो ऊपरी सतह की जो प्रवर्तित प्रकाश होती है वो ना तो समतल ध्रुवित होती है, ना ही अपवर्तित होती है, बल्कि निर्गत प्रकाश में आंशिक रूप से क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। अतः अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए समांतर समतल सतह वाले कांच को हम लोग कई प्लेटों के रूप में एक से अधिक बार उसको लगा दिया जाता है, और एक से अधिक बार उसको लगा दिया जाता है तो वहां पर एक निकाय बन जाता है जिसको हम लोग समांतर प्लेट के रूप में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्लेटों का समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो जब अध्रुवित प्रकाश प्रथम प्लेट के ध्रुवण कोण पर डाला जाता है तो अध्रुवित प्रकाश का वह घटक जिसके कंपन आपतन तल के अभिलंबवत होते हैं, समांतर सतहों से परावर्तित होकर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। जब प्लेटों की संख्या बहुत अधिक होती है भाई, देखिए यहाँ पर जब प्लेटों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो निर्गत प्रकाश में केवल वह घटक बचा ही रहता है। तो निर्गत प्रकाश में केवल वह घटक ही बचा रहता है जिसके कंपन आपतन तल में होते हैं, जिसके कंपन किसमें होते हैं, आपतन तल में होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जब प्लेटों की संख्या बहुत अधिक होती है तो निर्गत प्रकाश में, जब प्लेटों की संख्या बहुत अधिक होती है तो निर्गत प्रकाश में केवल वह ही घटक ही बचा रहता है जिसके कंपन आपतन तल में होते हैं, जिसके कंपन किस पे होते हैं, आपतन तल में होते हैं। इस प्रकार निर्गत प्रकाश तल में समतल ध्रुवित प्रकाश ही होता है। तो इसके द्वारा आप लोगों का अपवर्तन द्वारा क्या होता है, ध्रुवण के माध्यम से होता है। किसके बेस पे, जब कांच की समांतर सतहों के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। तो आगे का कंटेंट को देखते हैं। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण किस तरीके से होता है, इस चीज को यहाँ से हम लोग देखते जाते हैं। चलिए, तो द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पोलराइजेशन, आप डबल रिफ्रैक्शन के बेस पे देखते हैं। चलिए, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, इस चीज को देखते हैं। चलिए, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण को हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन के बेस पे इस चीज़ को हम लोग कंटेंट को देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब साधारण प्रकाश की किरण, ठीक है, ये कोई लड़की नहीं है ना, किरण भाई, ठीक है, ये किरण जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित, इसको किरण बोलते हैं। शाहरुख खान वाला सिमरन किरण वाला नहीं है। ठीक है, जब साधारण प्रकाश की किरण, यहाँ पर देखिए, जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों, यहाँ पर देखिए कुछ विशेष क्रिस्टलों, जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज,
जैसे यहाँ पर दिया गया है कैल्साइट, कैल्साइट दिया गया है, क्वार्टर्ज दिया गया है, क्वार्टर्ज दिया गया है, कैल्साइट दिया गया है, कैल्साइट दिया गया है, क्वार्टर्ज दिया गया है। क्लियर। तो द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के बेस पे हम लोग ये चीज को देखते हैं कि जब साधारण प्रकाश की किरण, यहाँ पर देखते हैं जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों द्वारा, जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट, क्वार्टर्ज आदि में से होकर के गुजरती है, आदि में से होकर के क्या करती है, गुजरती है, आदि में से होकर के गुजरती है, तो वह दो अपवर्तित किरणों में, देखिए, तो वह दो अपवर्तित किरणों में, क्लियर। तो जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट, क्वार्टर्स आदि में से होकर के गुजरती है, जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया भाई, कैल्साइट या क्वार्टर्स आदि में से होकर के गुजरती है, तो वह दो अपवर्तित किरणों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, तो वह दो अपवर्तित किरणों में क्या हो जाती है भाई, विभक्त हो जाती है, तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। और इसी विभक्त होने की जो घटना होती है भाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वि अपवर्तन बोलते हैं, डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वि अपवर्तन बोलते हैं। क्लियर। तो इस अपवर्तन को हम लोग बोलते हैं द्वि अपवर्तन, इस चीज को बोला जाता है द्वि अपवर्तन। क्या बोला जाता है भाई, द्वि अपवर्तन बोला जाता है। तो द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के बेस पे जब हम एक चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि जब साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट के द्वारा, क्वार्टर्ज के द्वारा आदि में से होकर के गुजरती है, तो वह दो अपवर्तित किरणों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, द्वि अपवर्तन कहते हैं। तो ये था आज का हमारा द्वि अपवर्तन तथा ध्रुवण से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रूस्टर का नियम क्या है। ब्रूस्टर के नियम के लिए हम लोग गणितीय व्यंजक भी उत्पन्न करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं ब्रूस्टर के नियम के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।